और जी दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? तो टॉपिक रहेगा अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। आज का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है कि अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। तो इनका आज सिंपली देखेंगे कि किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे और उनके बारे में कौन कौन से पॉइंटों पर विशेष तौर से अध्ययन करना है उनके बारे में। तो आज हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। ये हमें पढ़ना है, इनका वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण को देखें तो ये देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर ले लिया। अब देखते हैं वर्गीकरण। तो मुख्यतः दो बिंदुओं पर करेंगे। ये लीजिए वर्गीकरण। पहला पॉइंट है यानी वैशिष्ट अर्थात व्यक्तिगत, और दूसरा पॉइंट रहेगा समशिष्ट या फिर देश कह सकते हो आप, एक देश की इकोनॉमिक या फिर एक है राष्ट्र के इकोनॉमिक्स। इनमें दोनों में अंतर समझना है। अंतर क्या है कि पहला है वैशिष्ट अर्थात व्यक्तिगत, यानी एक परिवार से लेकर के एक नॉर्मल सा आप देखो छोटे से छोटे परिवार से लेकर के और उससे बाद समशिष्ट यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलती है, उसमें कौन कौन से सेक्टर का कितना योगदान है, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। तो अब व्यक्तिगत या फिर वैशिष्ट यानी एक नॉर्मल आप अपने परिवार को चलाते हो, उसमें आपने देखा होगा कि आपके जो पिताजी है वो किस प्रकार से पूरे परिवार का मेंटेन करते हैं, किस प्रकार से कितना खर्चा किस में लगना चाहिए। यानी एक परिवार को अगर आप निचली इकाई या सबसे छोटी इकाई, तो आप एक परिवार को या एक व्यक्ति विशेष को देख सकते हो जिसको हम वैशिष्ट या फिर व्यक्तिगत कह सकते हैं। दूसरा समशिष्ट अर्थात एक देश का, एक राष्ट्र को किस प्रकार से सरकार चलाती है, उसमें भी आपको पता है अर्थशास्त्रियों की ज़रूरत होती है जो धन के ज्ञाता होते हैं कि किस प्रकार से अगर मेंटेन करेंगे तो हमारा देश ग्रोथ करेगा, विकास करेगा, उसके बारे में। तो इसके बारे में ये मुख्यतः दो ही बिंदु दे रखे हैं। अब आपको आगे देखना है। पहले तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र होता क्या है? तो अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन किया जाता है जो कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए। दुर्लभ का मतलब ये हुआ कि जो संसाधन कम है उनको किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाए कि आने वाली जो पीढ़ियाँ, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको कोई भी या किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचे, प्लस में वर्तमान में जो पीढ़ियाँ हैं उनका संपूर्ण लाभ ले और अपने अच्छे रोजगार, अपना जो जीवन स्तर है उसको सुधारे। इन सब का अध्ययन ये है वो किस में किया जाता है? अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनका वर्गीकरण हमने पहले किया, एक समशिष्ट और एक है वैशिष्ट। तो समशिष्ट में आपने देखा एक राष्ट्र या एक देश के बारे में, जबकि वो ये वैशिष्ट में देखा कि एक व्यक्ति या परिवार के बारे में। तो इस प्रकार से हमने वर्गीकरण इन दो में कर लिया है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के सेक्टर या क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से सेक्टर होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में। तो क्षेत्रों में आप देखोगे 5 प्रकार से। तो पहला देख लेते हैं, ये लीजिए 1 नंबर प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र या प्रथम सेक्टर। दूसरा देख लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र। सेक्टर या क्षेत्र एक ही बात है, तो सेकंड सेक्टर। फिर उसके बाद आप देखोगे थर्ड अर्थात तृतीयक क्षेत्र। आगे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, ये लीजिए। फिर देखते हैं चतुर्थ सेक्टर, चतुर्थ क्षेत्र, फिर पंचम क्षेत्र। यानी ये अर्थव्यवस्था के क्या है? क्षेत्र है। फिर पंचम, वो भी क्या? सेक्टर, क्षेत्र एक ही बात है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य जाते हैं? जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, प्लस में खनन, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। यानी प्राथमिक क्रियाकलाप जिसका क्या है? मानव, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी वर्तमान में भी और पहले भी सबसे ज़्यादा आबादी किस में लगी हुई थी? प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, जैसे आपने कृषि की,
खनन के अंतर्गत जो भी कच्चा माल निकला, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, इनसे संबंधित, इनका कार्य क्या है, उद्योग से संबंधित है। यानी कच्चा माल उद्योगों में तैयार किया जाता है, जिसमें क्या है, गुणवत्ता बढ़ा दी जाती है, और उसी माल को हमारे तक पहुंचाना, जो उद्योगों में माल तैयार हुआ है उसको हमारे तक पहुंचाना कौन सा सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र, या इसको क्या कहते हैं, सेवा सेक्टर। क्या कहते हैं, सेवा सेक्टर। इसको आप क्या कहोगे, औद्योगिक, क्या कहना है, औद्योगिक सेक्टर। और इसको क्या कहोगे, इसको कृषक सेक्टर। क्या कहना है, कृषक सेक्टर। ये आगे आएगा आपको, ये तीनों नाम आगे आएंगे, यानी ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, लेकिन ये तीनों ही नाम आपको विभिन्न अलग नामों में मिलेंगे। जैसे कृषक सेक्टर हो गया, फिर औद्योगिक यानी द्वितीय क्रियाकलाप, और तीसरा क्या है, सेवा। ये दोनों भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, चतुर्थ और पंचम। क्यों, इसमें जो विकासशील या फिर वर्तमान में जो विकसित प्रगति है, अर्थात जो देश धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, कहने का मतलब ये कि औद्योगिक इकाइयाँ जो इसमें द्वितीय में आ जाती है, तृतीय में सेवा। पहले इसमें क्या रखा गया, बैंकिंग प्रणाली, उद्योगों में जो माल बना है वो कहाँ तक पहुँचाना, आम आदमी तक पहुँचाना, ये सारे। लेकिन इसमें क्या है, अब पंचम में आ गए हैं, जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित कार्य होते हैं ये पंचम सेक्टर में आ गए, जो क्या वैश्विक लेवल के स्तर पर है, वो सारे पंचम क्षेत्र में। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपने देख लिया। फिर है राज्य की भूमिका के आधार पर, 2 नंबर ये हो गए। 3 नंबर देखते हैं ना, 3 नंबर राज्य की भूमिका के आधार पर। किसके आधार पर, तो राज्य की भूमिका के आधार पर आपको वर्णन करना है। किसके आधार पर करना है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि राज्य की भूमिका के आधार पर। फिर क्या है, राज्य की भूमिका के आधार पर एक हो गया पूंजीवादी, पूंजीवाद या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या है, बड़े जो सेठ साहूकार है उनसे संबंधित है। उसके बाद आपको देखोगे कि राज्य की अर्थव्यवस्था, स्वयं राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो, ये लीजिए राज्य की अर्थव्यवस्था। फिर 3 नंबर इसमें भी आ जाता है, कौन सा, मिश्रित, यानी ऊपर वाले दोनों का जो सम्मिलित रूप है वही अर्थव्यवस्था, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी ऊपर वाले दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और उसके बाद आपके 4 नंबर पर क्या आ जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी राज्य के संपूर्ण जो प्राइवेट उद्योग हो, गवर्नमेंट उद्योग हो, या प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी अर्थव्यवस्था चलाते हैं, उन सब का जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर विकास के विभिन्न, फिर क्या है, विकास की या विकास के आधार पर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, है ना, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर आप देखोगे तो इसमें क्या है, कौन कौन से आते हैं वो आप बताओ, बताओ 2 मिनट देखें कौन कौन से आते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, कौन कौन से आते हैं। तो आप पहला देख सकते हो विकसित अर्थव्यवस्था, है ना, कि विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी, विकसित अर्थव्यवस्था देख सकते हो एक, तो ये लीजिए। दूसरा विकसित हो गई, तो दूसरा आपको भी पता है कौन सी होगी, सॉरी ये थोड़ा नाम, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। इसका तीसरा चरण है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। कौन सी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, किसके आधार पर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर। कौन कौन सी है, तो पहली है आपके विकसित अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या है, पूर्णतः देश विकसित हो चुका है, अर्थात जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा, इस प्रकार से जो देश आते हैं। फिर विकासशील जैसे भारत है, अन्य का आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख दीजिए इंडिया हो गई, इसमें अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान ये लिख सकते हो। उसके बाद अल्प विकसित, जो क्या है बिल्कुल न के समान, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, यानी थोड़ा सा विकास हुआ है, बाकी सब क्या है अभी बाकी है। तो ये किसके आधार पर है,
विकास के आधार पर है। उसके बाद हमारा 6 नंबर चरण रहेगा 6 नंबर चरण, यानी आपने विकास के आधार पर देखा, फिर आपको देखना है कि विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, है ना, कौन कौन से पहले भी बताया था मैंने। 6 नंबर रहेगा विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर। कौन सा? विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर बताना है आपको। मैंने पहले बताया था 3 सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों सेक्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कहा था। तो उसमें कौन से हैं अभी देख लेते हैं कि इसके आधार पर। पहले मैंने कहा था कि प्रथम सेक्टर कौन सा होगा? कर्षक अर्थव्यवस्था, यानी कृषि पर या फिर कच्चे माल पर कितनी निर्भर है, वो सारी किसकी? कृषक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। दूसरा यानी 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट क्या है? मैंने बताया था कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था। कौन सी? औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था। फिर आप 3 नंबर देखना है सेवा अर्थव्यवस्था। कौन सा? तीसरा नंबर तो सेवा वाला। कौन सा? तीसरा नंबर हमने बताया था कि सेवा सेक्टर या सेवा अर्थव्यवस्था जो भी है। तृतीय सेक्टर, पंचम, चतुर्थ, ये तीनों किसमें? सेवा में शामिल है। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? सेवा अर्थव्यवस्था। ये किसके आधार पर है? ये देख लीजिए कि विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर। क्षेत्र कौन कौन से बताए थे मैंने? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र बताए थे 5। कितने बताए थे? 5। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। 5 सेक्टर बताए थे। किसके आधार पर है? यानी 5 क्षेत्र बताए थे, 5 सेक्टर क्षेत्र बताए थे। और अब क्या है, ये भी देख लो कि विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर आपसे पूछ लिया गया है। तो कितने प्रकार से? आप मुख्य रूप से ये 3 ही, कृषि का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये सेकेंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखोगे, ये प्राथमिक वही सेक्टर है। तो ये किसके आधार पर है? क्षेत्रों के आधार पर। फिर ऐसे विश्व के साथ देख लीजिए 7 नंबर, यानी विश्व के साथ या फिर विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर, यानी वैश्विक विश्व के अंतर संबंधों के आधार पर, है ना, विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर। किसमें? अंतर संबंधों, अंतर संबंधों के आधार पर देखना है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें 2 ही है। कौन से? 2। कौन कौन से? 1 नंबर, एक तो खुली अर्थव्यवस्था होती है। क्या होती है? खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। और दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था। कौन सी? बंद अर्थव्यवस्था। समझ गए होंगे। खुली अर्थव्यवस्था यानी 1991 से पहले भारत की भी कैसी अर्थव्यवस्था थी? बंद। और खुली अर्थव्यवस्था 1991 के बाद आप देखोगे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब क्या हुआ कि खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है कि कोई भी राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र को आकर्षक करता है कि आइए आप और हमारे देश में यहाँ क्या है, अपनी कंपनी खोलिए, अपना औद्योगिक इकाइयाँ खोलिए, जिनके कारण क्या आप अपना भी विकास कीजिए, हमारे देश के लोगों को भी रोजगार दीजिए, आप पर किसी भी प्रकार का अन्य कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब किसी भी प्रकार का अन्य टैक्स नहीं लगेगा, इसका मतलब हुआ कोई भी देश है वो हमारे यहाँ तो बिल्कुल खोलना चाहेगा अपनी कंपनी। क्यों? क्योंकि भारत के पास सबसे ज़्यादा क्या है? जनसंख्या। विश्व के दूसरे स्थान पर है और अगर जनगणना हुई तो हम प्रथम स्थान को भी छू लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में हर एक कंपनी ये चाहती है कि हम वहाँ अपना रोजगार स्थापित करें, ताकि क्या हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो उद्योगों में, कंपनियों में जो प्रोडक्ट होते हैं, माल होता है, वो तैयार माल आराम से उनको क्या है, बेच सके, उनको आराम से मार्केट मिल सके। आपको पता है एक औद्योगिक इकाई कहाँ स्थापित की जाती है? आपको भी पता है कि इसमें काफ़ी क्षेत्र शामिल होते हैं। पहला, बाजार के निकटतम, यानी सबसे ज़्यादा उनको क्या मिलना चाहिए? मार्केट मिलना चाहिए, जहाँ पर वो क्या कर सके, अपनी वस्तुओं को बेच सके। दूसरा सेक्टर कौन सा होता है कि उनको जल की, है ना, औद्योगिक इकाइयों के लिए जल की और ये जो व्यवस्था है वो उपलब्ध हो सके। तीसरा, उस उद्योगों को चलाने के लिए जो ये ऊर्जा के सेक्टर हैं, मान लो आपको सौर ऊर्जा है,
पेट्रोल, कोयला, डीजल, ये सारे। और तीसरा नंबर कि वहाँ तक आराम से सुगम साधन, अर्थात वहाँ पर क्या है, सस्ते सुंदर साधन उपलब्ध हो सके ताकि वो तैयार माल कहाँ ले जा सके, मार्केट में ले जा सके। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है कि पहले तो अच्छे रोजगार के लिए जो लोग हैं वो भी योग्यतापूर्वक लोग मिल सके ताकि वो कंपनी में काम करे। उसके बाद वो कंपनी में तैयार प्रोडक्ट है वो कहाँ बेचना है, मार्केट में बेचना है। तो मार्केट कहाँ रहेगा सबसे ज़्यादा, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी। अगर जनसंख्या ही कम है तो वो माल कौन खरीदेगा, कितना सा खरीदेगा। मान लो आपके नज़दीक 100 व्यक्ति है, अब 100 व्यक्ति है और एक जगह 1000 व्यक्ति है, तो आप अपना मार्केट कहाँ बनाना चाहोगे, 100 वालों के पास। मान लो 100 में से 80 के साथ आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा लेकिन उनमें से 20 को अच्छा नहीं लगा। अब यानी मान लो आपको इसमें अगर देखा जाए तो 1000 में से अगर 800 को भी अच्छा लगता है तो आपको कितना गुना मुनाफा होता है। तो सारे देश या सारी कंपनियां यही चाहती है कि हमारा सबसे अच्छा मार्केट हो और सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती हो। वहाँ पर क्या है, लोग अपनी कंपनियां लगाना चाहते हैं ताकि उनको क्या है, प्रोडक्ट आराम से सेल कर सके, बेच सके। फिर है आपका आगे वाला पॉइंट, वो भी कि कौन, 8 नंबर पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ये लीजिए भैया 8 नंबर पॉइंट। ये किसके आधार पर है, ये नियोजन के आधार पर। किसके आधार पर, नियोजन के आधार पर। अरे भाई ये नियोजन क्या होता है, तो नियोजन यानी योजना के आधार पर, योजना के आधार पर। तो नियोजन के आधार पर भी देख लेते हैं। ये लीजिए नियोजन के आधार पर। तो नियोजन के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है गैर योजनाबद्ध, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध का क्या मतलब हुआ कि हमें, मान लो आपके पास कोई संसाधन है या कोई भी आपके पास संसाधन उपलब्ध है, उसका उपयोग कैसे करना है, कितना उपयोग करना है, कितना आने वाली पीढ़ियों तक छोड़ना है, कितना उपयोग करें ताकि आपका जीवन इस तरह वो सुधर सके और आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारी जनता के लिए, हमारे पेट के लिए यानी पेट भरने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है, लेकिन जो ये इच्छाएं हैं, मनुष्य की सोच है, इसको पूरा करने के लिए न्याय के समान। अर्थात अगर कोई भी संसाधन आपके पास है तो उसका उपयोग करने के लिए आपको क्या बनानी है, योजना बनानी, और उसी योजना के अनुसार वो कार्य करना है। तो वो कार्य क्या कहलाता है, योजनाबद्ध। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हर साल भारत सरकार बजट तैयार करती है। बजट का मतलब ये हुआ कि उस बजट में सारी घोषणा कर दी जाती है कि हम आने वाले इस साल में यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक इतना काम करेंगे, इसमें इतना हमारी लागत है और इससे आय कितनी होगी, वो सारा जो डाटा होता है वो एक कागज़ के अंदर यानी एक आपको पूर्णतः योजनाबद्ध मिलेगा। उस योजना के अनुसार सारे कार्य किए जाते हैं। फिर हो गया एक गैर योजनाबद्ध। मान लो आपके पास 1000 रुपये आपने बिना सोचे समझे कहाँ खर्च कर दिए, इसका पता ही नहीं चला, तो वो होता है गैर योजनाबद्ध। यानी उसका पहले कोई खाका तैयार नहीं होता है, ना कोई लेखा जोखा ना कुछ और। यानी गैर योजनाबद्ध में कोई लिखा जोखा नहीं होता है। लेखा जोखा नहीं होने के कारण ये क्या होती है, ये हमेशा देश की अर्थव्यवस्था गिराने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका गैर योजना निकालती है, अर्थात गैर योजनाबद्ध। तो इस प्रकार से एक योजनाबद्ध, दूसरा गैर योजनाबद्ध, तीसरा है निर्भरता के आधार पर, यानी 9 नंबर है निर्भरता के आधार पर। ये लीजिए 9 नंबर। तो निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना है। किसके आधार पर, निर्भरता के आधार पर। तो 1 नंबर होता है कि आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी क्या कह रखा है, आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर होना, किसी अन्य व्यक्ति अगर वैशिष्ट यानी व्यक्तिगत देखा जाए तो स्वयं पर निर्भर होना, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं होना। समशिष्ट देखा जाए तो किसी दूसरे देश पर आत्मनिर्भर नहीं होना। ये सारी क्या होती है कि इसमें निर्भरता के आधार पर होती है। तो आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर निर्भर। और दूसरा दे रखा आपका आश्रित,
क्या होता है? आश्रित अर्थव्यवस्था, यानी किसी अन्य पर निर्भर होना। आश्रित यानी ऐसा लग रहा है ना, इस शब्द में ऐसा लग रहा है कि किसी अन्य पर निर्भर होना, ये हो गया आश्रित अर्थव्यवस्था। और उसके बाद है परस्पर निर्भर। तीसरा क्या है? परस्पर निर्भर। परस्पर निर्भर, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था है ना, निर्भर अर्थव्यवस्था। तो ये क्या है? मान लो कि दो व्यक्ति है, अगर एक समय में, यानी एक समय मान लो कि एक व्यक्ति ए पर अगर कोई संकट आता है तो व्यक्ति बी इसकी क्या करेगा? सहायता करेगा। एक समय में अगर बी पर संकट आता है तो व्यक्ति ए क्या करेगा? इसकी सहायता करेगा। यानी एक दूसरे पर निर्भर होना क्या कहलाता है? परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था के इतने सेक्टर पढ़े। अब आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रत्येक टॉपिक का एक अच्छा और विस्तार पूर्वक वीडियो बनाए। तब तक के लिए जय हिंद।